ऑलरेडी मैसेज चल रहा है। कहाँ भेजे हैं? कटोरा में ऐड करते हैं। हाँ, फिर ब्लैक कर दिए ना? कहाँ इसमें? लॉग का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आउटपुट अगर मैं एक बार अंदर की चीजों की बात करें तो ए और बी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मतलब आप जिसका लॉग कैलकुलेट करते हो वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ बेस हमारा नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये सारे रीजंस कंडीशन को हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और हमने दूसरी चीज ये डिस्कस की हुई है कि लॉग का आउटपुट, इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट कैन बी unmute yourself, नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल Good morning, everyone. So, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैं देख लेता हूँ एक बार कि लास्ट क्लास में कब तक हुआ था। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, है ना। गुड मॉर्निंग आयुषी। हम लोग कह रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। एंड मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पॉइंट्स को हमने लिखा था, कुछ पॉइंट्स को देखा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्रिस, आई एम फाइन। सो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ा था। अब उसी के स्ट्रक्चर को हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं, अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड साथ ही हम कह सकते हैं कि उसमें क्या फंक्शन होता है, क्या उसका रोल होता है, सेल के अंदर उसका क्या रोल रहता है, वो क्या करता है। एक मिनट।
तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा भी था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के शेप वगैरह के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, उसके नंबर को देख लिया था। अगर मैं स्टेनिंग की बात करूँ तो स्टेन हम लोग पढ़ रहे टॉपिक जो है हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। छोड़ो। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें, सबसे पहले हम स्टेनिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेनिंग की बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कब स्टेन करके हमको नजर आएगा। तो एक सॉल्यूशन है जिसको जेनस ग्रीन बी सॉल्यूशन कहते हैं, बाय जेनस ग्रीन बी, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सब तो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो जब तक उसको स्टेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे प्लास्टिड को हम लोग देखते हैं तो प्लास्टिड एक बड़ा ऑर्गेनल है, तो विदाउट स्टेनिंग भी वो नज़र आता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो अनलेस वो स्पेसिफिकली स्टेन नहीं किया जाएगा इस सॉल्यूशन से, जेनस ग्रीन बी सॉल्यूशन से, तो तब तक वो विजिबल होता ही नहीं है। विजिबल only after staining, only after staining, visible only after staining. ये स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन में दो चीज़ें हैं। अगर मैं दो मेम्ब्रेन की बात करूं तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इनर वाले में क्या है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में मोर फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, एंड इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में लेस फॉस्फोलिपिड या मोर प्रोटीन हम कह सकते हैं। मोर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। स्टेन कहने का मतलब है जो स्टेनिंग होता है किसी कलर कंपाउंड से, उसको स्टेन करते हैं, दाग लगाते हैं, तभी वो दिखता है। दोनों मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो इसका थिकनेस 60 to 75 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि ये क्या है, बायो मेम्ब्रेन है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के हिसाब से रॉबर्टसन ने जो दिया था वो यही था कि जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं ऑर्गेनलर या सेल मेम्ब्रेन, सारे के सारे सेम होते हैं। Each membrane is 60 to 75 angstrom thick and separated by a space of
80 to 100 एंगस्ट्रॉम, मतलब दोनों के बीच क्या होता है, स्पेस होता है, एंड इस स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको हम लोग कहते हैं। एंड ये स्पेस काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि फैट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। दिस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं हम लोग, दिस स्पेस इज वेरी एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लिखेंगे दिस स्पेस is essential for oxidation of fats, oxidation of fats. This space is essential for oxidation of fats. अगर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को हम हटा देते हैं, मान लो कि हम एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं तो खाली इनर मेम्ब्रेन ही बच जाएगा ऐसे करके। तो अगर आउटर मेम्ब्रेन को हम हटा देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बचता है इसको हम लोग माइटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में अंतर होता है। प्रोटोप्लास्ट हम लोग कहते हैं अगर हम लोग सेल वॉल को आर्टिफिशियली हटा देंगे किसी ऐसे सेल से जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं हम लोग। इफ आउटर membrane is removed, then it is called as mytoplast. Then it is called as mytoplast. Then it is called as mytoplast. अब देखो ये आउटर सरफेस हम मान रहे हैं समझने चीज, ये इनर सरफेस है या इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसका दो सरफेस हो गया, एक सरफेस ये हो गया आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग सी फेस कहते हैं, एंड अंदर वाले को हम सी फेस के नाम से जानते हैं, आउटर सरफेस के ही। एंड इसका जो अंदर वाला सरफेस होगा ना, इसको हम लोग एम फेस के नाम से जानते हैं, सी फेस एंड एम फेस। एंड हम लोग देखेंगे कुछ जो पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका अभी तक कोई वैसा कोई फंक्शन नहीं नोन है,
ये कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर इसके आउटर सरफेस पे अटैच होते हैं, इसको सब यूनिट ऑफ पार्सन्स कहते हैं हम लोग, सब यूनिट ऑफ पार्सन्स। इनर मेम्ब्रेन इनर फोल्ड बनाता है अंदर मैट्रिक्स की ओर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। एंड जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा क्रिस्टा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, या माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो वैसा माइटोकॉन्ड्रिया सी, अब देखो क्रिस्टा का जो नंबर है वो भी वेरिएबल होता है, वो वेरी करते रहता है। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जाहिर सी बात है ये डिपेंड करता है क्रिस्टा के नंबर पे। सॉरी, क्रिस्टा ज़्यादा रहेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। in metabolically metabolically active mitochondria, metabolically active mitochondria, number of crista is higher, number of crista is higher, number of crista is higher। क्रिस्टा का जो नंबर होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब देखो क्रिस्टा पे हमको एक देखने को मिलता है, अगर मैं क्रिस्टा की बात करूं तो इस पे एक यूनिट होता है जिसका मेन काम होता है एटीपी का सिंथेसिस। एटीपी एक्चुअली बनता कैसे, समझना है इस चीज को। एटीपी जो बनता है वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइम जो रिक्वायर्ड होता है उसको एटीपेज कहते हैं, एंड एटीपेज के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो हम कह सकते हैं कि एटीपी जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड किस पार्ट में एटीपी का सिंथेसिस होता है वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ क्या एक्चुअली प्रोसेस होता है एटीपी के सिंथेसिस में वो भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारा हम कह सकते हैं यूनिट्स प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, या इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस भी कहते हैं। एंड ईटीएस ये कहाँ पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एंड कुछ इसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का जो नाम है उसको हम लोग F1 F0 पार्टिकल, या एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फर्नांडस मोरान था, उन्हीं के नाम पे ये पार्टिकल्स का नाम रखा गया है। तो इसको फर्नांडस मोरान पार्टिकल भी कहते हैं, या इन्हीं को ऑक्सीजोम्स भी हम लोग कहते हैं। बहुत सारा नाम इसका दिया गया है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं भाई। हम कह सकते हैं मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स are arranged in a definite sequence in a definite sequence in inner membrane in inner membrane of mitochondria mitochondria which forms electron transport system which forms electron transport system
ट्रांसपोर्ट सिस्टम which forms इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को हम ETS भी कहते हैं, इसी को हम लोग ETS भी कहते हैं। अब यहाँ पे ना समझना बहुत जरूरी है। क्या है समझना, थोड़ा देखते हैं हम लोग कि समझना क्या जरूरी है। ये हो गया सबका? हो गया क्या? देखिए, अब जो हमें पढ़ना है एक्चुअली कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है, ये थोड़ा हमें देखना है, समझना है इस चीज को कि जैसे मान लो हम बना रहे हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बना दे रहे, फिर आप देखिए। देखो, ऊपर वाला जो बनाया है वो इनर मेम्ब्रेन है, नीचे वाला जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा भी है कि क्या चीज़ें होती हैं, तो समझिएगा इस चीज़ को कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, समझो इस चीज़ को कि हम कह सकते हैं यहाँ ये जो स्पेस नज़र आ रहा है भाई हमको, ये हमारा क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन बायो मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जैसा ही होगा। ये वाला क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। एंड अगर मैं इस तरफ बात करूं, इस तरफ बात करूं, तो ये एक्चुअली किधर का पार्ट हो गया, देखो ये अंदर का पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या ये जो है ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये क्या है भाई, ये है मैट्रिक्स।
ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में चीजें क्या क्या रहती हैं, समझिए इस चीज को। मैट्रिक्स में एक कंपाउंड है जिसको हम एडीपी कहते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बहुत सारा ये रहता भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा ये रहता है। ऐसा हम सिंबॉलिक बना रहे हैं, ऐसा रहता नहीं है, ठीक है, ट्रायंगल जैसा बना रहे हैं, ऐसा ये रहता नहीं है। एंड बहुत सारे अलग अलग क्या है, फॉस्फेट जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फॉस्फेट भी प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो कंपाउंड हमको दिख रहा है ट्रायंगल जैसा, ये क्या हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी कहते हैं इसको। और सिंगल जो घूम रहा है वो भाई वेगा बॉन्ड के जगह तरह जो घूम रहा है वो फॉस्फेट हो गया। ये हमारा क्या है, एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ठीक है। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एडीपी कह सकते हैं, ठीक है। एंड ये वाले क्या हो गए, ये वाले घूम जो रहे हैं ये है फॉस्फेट। अब क्या है, देखो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमको एक तरीके से, इसमें दो पार्ट हैं। एक नीचे वाला पार्ट ये हमको है, इसको F0 पार्टिकल कहते हैं, F0, ये है F0 सब यूनिट। एंड ऊपर वाला जो है ये है, इसको F1 सब यूनिट कहते हैं हम लोग, सब यूनिट। अब देखो दोनों है क्या, F0 तो सिंपल एक हमको चैनल प्रोटीन की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एंड F1 जो सब यूनिट है वो हेड के रूप में प्रेजेंट होता है, इसको हेड भी कह सकते हैं हम लोग। एंड ये काम कैसे करता है, ये रहता क्या है भाई, तो ये है एक्चुअली हमारा एक एंजाइम की तरह काम करता है, जिसको एटीपेज एंजाइम कहते हैं, एटीपेज एंजाइम। एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिकुलर चैप्टर में कि एंजाइम लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे काम करता है। समझना इस चीज को कि नॉर्मली एंजाइम करता क्या है, इसमें पॉकेट साइट होता है, तो नॉर्मली ये क्या है, ये इसमें फंस नहीं पाएगा, ठीक है। हम कह रहे हैं ये आपस में, अब देखो दोनों को रिएक्ट करना है, किसके बीच, एडीपी और फॉस्फेट के बीच, तो दोनों इतना करीब नहीं आ पाता है नॉर्मली। एंजाइम करता क्या है, ये यहाँ आके फिट हो जाएगा, ये वाला यहाँ फिट हो जाएगा, दोनों के बीच रिएक्शन होगा, रिएक्शन करके निकल जाएगा। तो नॉर्मल केस में ये क्यों नहीं फिट हो पा रहा है, इसमें तो मैट्रिक्स में एडीपी तो है ही, तो इसका शेप जो है एंजाइम का वो वैसा अभी है नहीं कि उसके अंदर पॉकेट वैसा बना हुआ है कि एडीपी जो है वो आके फिक्स हो जाएगा एंड फॉस्फेट बगल में आके फिक्स हो जाएगा, दोनों के बीच रिएक्शन होगा, तीन जो है एटीपी के रूप में बन के निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, कैसे ये शेप चेंज होता है, तो इसका जो अंदर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है एंड H प्लस मूव करना स्टार्ट करता है, इधर से पार होता है। जैसे ही ये इधर से ट्रांस चैनल प्रोटीन है ना, जैसे ही पार होता है तो इसका जो ऊपर वाला हेड है, यानी कि एटीपेज एंजाइम, समझिएगा ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एटीपी एंजाइम के शेप में चेंज होता है। अब ये शेप ऐसा हो जाता है कि ये एडीपी और फॉस्फेट आपस में फिक्स कर जाता है, इसमें फिक्स हो सकता है एंड दोनों कंबाइन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो दोनों इसमें फिक्स होगा एंड फिक्स होने के बाद क्या है, हम कह सकते हैं इससे क्या बन के निकला, तो ए टी पी, ठीक है, ये क्या बन के निकला, एटीपी, ये बन गया एटीपी।
यही चीज हो रहा है, ठीक है, यही चीज हो रहा है। तो समझ में आया सबको कि दिक्कत है इसमें? फिर से रिपीट करते हैं, पहले बना लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स जो होता है, या हेड को हम कह सकते हैं, हेड एक्चुअली साइट है किस चीज का? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, क्या बन रहा है? तो एनर्जी रिच कंपाउंड बन रहा है। कैसा? एटीपी, यानी कि फॉस्फोरस रिच कंपाउंड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को ना एक नाम दिया गया, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ऑक्सीडेटिव कहने का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब फॉस्फोरस रिच एनर्जी कंपाउंड यानी कि एटीपी। तो देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया बीच का। ये क्या है भाई? स्पेस नहीं लिखी, ये स्पेस क्या है? इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच का स्पेस है। एटीपीज ब्रेक नहीं करता है रौनक, एटीपीज जो है एटीपी को बनाता है। एटीपेज जो एंजाइम है, एटीपेज ये ब्रेक नहीं करता है, ये बनाता है। हो गया? बन गया? हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो इनर
क्रिस्टा है उस पे सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग फर्नांडिस मोरैन पार्टिकल भी कह सकते हैं, या F1 F0 पार्टिकल भी कह सकते हैं, या उन्हीं को एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो इनर मेम्ब्रेन है भाई, इनर मेम्ब्रेन is studded, inner membrane is studded with pin head pinhead particles called oxysomes, called oxysomes or elementary particles, elementary particles, elementary particles, or F1 F0 particles, जिसका नंबर हम लोग देखें तो 10 to the power 4 to 10 to the power 6 in number है, 6 in number. These particles first described by Fernandez Moran, Fernandez Moran, Fernandez Moran, Fernandez Moran. अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड में मेनली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हेड जो है, द हेड इज द साइट ऑफ हेड ऑफ ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स is concerned with oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation। क्यों कह रहे हैं भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि एक फॉस्फोरस रिच कंपाउंड है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, formation of ATP by energy of oxidation, by energy of oxidation, by energy of oxidation। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं जो कि क्रेब्स साइकिल में चाहिए होता है, तो वो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। एंड एंजाइम्स के साथ साथ हम कह सकते हैं और भी पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स। राइबोसोम्स याद रखिएगा, राइबोसोम जो टाइप ऑफ राइबोसोम 70S पाया जाता है एक्सेप्ट मैमल। मैमल में, बाकी ऑर्गेनिज्म में 70S पाया जाता है, मैमल्स के केस में, मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम पाया जाता है। ये डिफरेंस है। mitochondrial matrix have enzyme for
क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स cycle. Mitochondrial enzyme matrix have enzyme for Krebs cycle. Krebs cycle हम लोग जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहाँ जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे वहाँ क्रेब्स साइकिल के बारे में हमें पढ़ना है। हो गया। अब देखो ये स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा डायग्राम भी बना लेते हैं कि कैसा डायग्राम रहता है। तो अगर शेप वाइज हम लोग बात कर रहे हैं तो सॉसेज शेप ही रहता है, या हम कैप्सूल शेप भी बोल सकते हैं एक तरीके से। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस हो गया इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह रहे हैं हम लोग, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। स्पेस ठीक है। फिर हम कह सकते हैं इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं ये हम कह सकते हैं यूनिट्स हैं जिनको ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ये क्रिस्टा पे पूरे के पूरे क्रिस्टा पे भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिस्टा ही पे पाए जाते हैं, ये पूरा का पूरा इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। क्रिस्टा का सिर्फ काम ये है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जैसा कि हम लोगों ने विलस को भी देखा है, तो ये पूरे सरफेस एरिया पे ऐसे स्ट्रक्चर पूरे इनर सरफेस पे पाए जाते हैं। मेन काम इसका क्या है, एटीपी का सिंथेसिस, एटीपी का सिंथेसिस, ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स क्या हो गए भाई, ऑक्सीजोम्स हो गए, या इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, F1 पार्टिकल या F1 F0 पार्टिकल कहते हैं। ये हो गए F1 F0 पार्टिकल। F1 हेड हो गया, F0 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं हम लोग। एक ही सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एक सर्कुलर डीएनए, जस्ट लाइक जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें भी एक ही सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड ये डीएनए में 2 नाइट्रोजिनस बेसेस का ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होता है, एक है ग्वानिन, दूसरा है साइटोसिन। तो हम कह सकते हैं सर्कुलर एम्प्टी डीएनए। देखो एम्प्टी डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम लोग कहते हैं एम्प्टी डीएनए, जो कि जीसी रिच होता है। जीसी मतलब गुआनिन साइटोसिन रिच होता है, जीसी रिच होता है। ठीक है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं।
ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉर्मली 70S टाइप का पाया जाता है, लेकिन यहीं पे क्या है, एक्सेप्शन है मैमल्स के केस में। मैमल्स के केस में 55S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 55S 2 यूनिट्स से मिलके बना हुआ है, एक है 35S, दूसरा है 25S। ठीक है, तो ये हमारा राइबोसोम्स भी हो गया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रहा है, इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। अंदर में क्या है भाई, अंदर में तो मैट्रिक्स बड़ा हुआ है। ये जो कंपोनेंट हमको नज़र आ रहा है, ये क्या हो गया, ये तो मैट्रिक्स हो गया। ये कंपोनेंट हमको मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स में ही इंजाइम है किस चीज़ का, क्रेब साइकिल का। ठीक है, मैट्रिक्स में ही इंजाइम है किसका, क्रेब साइकिल का। अब देखिए, इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, हम कह सकते हैं कि इसमें अपना कुछ इंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद रेप्लिकेट भी कर सकता है। जैसे कुछ इंजाइम्स का नाम है, जैसे इंजाइम्स हम बोले भाई, कुछ इंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज हम कह सकते हैं। ये सब इंजाइम जो है वो रेप्लिकेशन के काम आते हैं। ये है डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम। पॉलीमरेज, पॉलीमर मतलब होता है कि रिपीटिशन से कुछ चीज़ बना, तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए को रिपीट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज हम बोल रहे हैं, पॉलीमरेज। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। नहीं तो बायोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर रहता कैसा है, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा होता है, क्योंकि उसमें क्या है, राइबोसोम भी 70S टाइप का है। दूसरा क्या है, इसमें डीएनए भी जो होता है वो नेकेड होता है। नेकेड कहने का मतलब इसके अंदर नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि डीएनए के सॉरी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक का होता है। तो इसका बहुत सारा रिजेम्बलेंस है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसा दिखता है। ये भी डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन से। फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन तो एटीपी का सिंथेसिस ही हो गया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं। और भी कुछ फंक्शन होता है, पढ़ेंगे हम लोग, जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो एक आएगा वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वहाँ उस चीज़ को जानना है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का। हाँ बिल्कुल श्रेयांश, माइटोकॉन्ड्रिया देखो, इनिशियली क्या होगा, मेस के स्टेरिलिटी में, बिल्कुल लो जब इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि श्रेयांश एकदम सही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो समझो प्रोकैरियोटिक आया होगा पास पास, फिर और भी कंपोनेंट जुड़ गए होंगे तो यूकैरियोटिक बन गया होगा।
तो ये हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हमको इसके फंक्शंस को देखना है बस, और ओरिजिन, फिर हम लोग प्लास्टिड में एंटर कर जाएंगे। हो गया, बन गया है। नहीं, यही है रौनक कि अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए ये ऑर्गेनेल में कंसीडर किया गया, लेकिन इसका माना जाता है कि इसका ओरिजिन एक प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ होगा। हाँ बिल्कुल शायद, जो डबल मेम्ब्रेन है और सबके कंपैरिजन में ज़्यादा इवॉल्व है। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस होता है। सेकंड हम कह सकते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है भाई? तो नेक्स्ट फंक्शन है कि इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वाइटेलोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। मतलब जो योग सिंथेसिस है ना, उसको माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। हेल्प इन वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस in oocytes, vitellogenesis in oocytes। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ oocyte को हम योग न्यूक्लियाई कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया oocyte हम लोग कहते हैं ओवम को, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ oocyte, इसको हम लोग क्या कहते हैं? योग न्यूक्लियाई, योग न्यूक्लियाई। इसको हम लोग योग न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। oocyte क्या है? oocyte है भाई, हम कह सकते हैं जो एग है ना, ओवम, उसी को oocyte कहते हैं। उसका पहले का स्टेज है ओवम का, oocyte। नेक्स्ट टॉपिक है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस कहने का मतलब कहाँ से ये पैदा हो रहा है, कैसे हमको पता चल रहा है। तो बायोजेनेसिस की हम बात करें भाई, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम पर्पल, फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक
prokaryotic cells. Prokaryotic cells, because mitochondria are similar to prokaryotic cell. Prokaryotic cell इन किन चीजों में सिमिलर है? सबसे पहला जो चीज है भाई, टाइप ऑफ डीएनए। टाइप ऑफ डीएनए, इसका भी डीएनए कैसा है? हम कह सकते हैं डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें सिमिलरिटी है कि कैसे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। डीएनए सीक्वेंस के साथ डबल मेम्ब्रेन हो गया। डबल मेम्ब्रेन के साथ हम बोल सकते हैं सर्कुलर है। सर्कुलर के साथ नेकेड है। नेकेड कहने का मतलब क्या हो गया? विदाउट हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। एंड जीसी रिच, गुआनिन साइटोसिन रिच, जैसा कि मैंने लिखा था। तो टाइप ऑफ डीएनए में सिमिलरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो बैक्टीरिया से ही ओरिजिनेटेड है। दूसरा और भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए में सिमिलरिटी है तो हम लोग बोल देंगे, और भी चीज़ों में सिमिलरिटी है एक्चुअली। जैसे हम कह सकते हैं सिमिलरिटी जो है वो टाइप ऑफ राइबोसोम्स में भी है, जो कि 70S टाइप का होता है। लेकिन वहीं पे मैंने बताया था मैमल्स के केस में 55S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एक एंटीबायोटिक होता है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल नॉर्मली जितने भी बैक्टीरिया उसको अफेक्ट करता है, उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इस एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या है? सेंसिटिव है, उसके प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं कर पाता है। एंड लास्टली क्या है? ये भी बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है, जैसे कि नॉर्मल बैक्टीरियल सेल करता है। नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है शायद। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बायोजेनेसिस में पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, टाइप ऑफ राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो कि कितना है? 70S टाइप का है। ठीक है। थर्ड हम बात कर रहे हैं किसकी भाई? सेंसिटिविटी विथ एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल। एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल। एंड लास्टली क्या है? ये भी डिवाइडेड बाय बाइनरी fission, divided by binary fission.
हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्लास्टिड्स की। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की हम बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स सब में पाया जाता है। यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है, यूग्लिना जिसको हम लोग कहते हैं यूग्लिनॉइड्स, उनके केस में ये हमको देखने को मिलता है। एंड ये इजीली विजिबल होते हैं। ईजिली विजिबल होते हैं क्यों भाई, क्योंकि मैंने बताया भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना में काफ़ी लार्ज होता है। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अब विजिबल इतना भी बड़ा नहीं है कि नेकेड आई से दिख जाए, लेकिन विदाउट स्टेनिंग दिखता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप easily visible under microscope as they are large, as they are large organelle, as they are large organelle। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्लास्टिड जो होते हैं वो क्योंकि लार्ज होते हैं तो बड़ा आसानी से दिख सकता है। अब देखो, प्लास्टिड जो है बेसिकली 3 तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। पहला जो होता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड वाला, कलरफुल प्लास्टिड अदर देन ग्रीन। एंड तीसरा जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। जितने भी प्लास्टिड है सारे के सारे एक इनिशियल लैमेलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसी से निकलते हैं। तो उस लैमेलर स्ट्रक्चर को हम प्रोप्लास्टिड के नाम से जानते हैं। एंड जितने भी प्लास्टिड है वो एक दूसरे में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि सबका ओरिजिन जो है वो सेम होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट क्रोमो बन जाएगा, क्रोमो ल्यूको बन जाएगा, ल्यूको जो है वो क्लोरो बन जाएगा। ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि क्रोमोप्लास्ट है कभी भी वो क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। क्रोमो नेवर ट्रांसफॉर्म्स इनटू क्लोरोप्लास्ट। हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहला हम बोल रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या है, कलरफुल प्लास्टिड है। एंड कलरफुल प्लास्टिड होने के चलते एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे कलरफुल पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, और भी पिगमेंट है जैसे लाइकोपीन हो गया, एंथोसाइनिन हो गया, एंथोक्लोर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेनली कलरफुल पिगमेंट बहुत सारे हैं। क्रोमोप्लास्ट में कुछ कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलरफुल प्लांट पार्ट के लिए। जैसे हम कह सकते हैं फ्रूट्स हो गया, जैसे लीफ हो गया, कभी कलरफुल देखने को हमें मिलते हैं। फिर हम कह सकते हैं जो पेटल्स है उनमें कलर जो है वो मेनली क्रोमोप्लास्ट के चलते नहीं होता है, सेल सैप के चलते होता है। जो टोनोप्लास्ट यानी कि वैक्यूल के अंदर कुछ कलर पिगमेंट होते हैं, जैसे येलो कलर पिगमेंट एंथो क्लोर हो गया, एंथोसाइनिन ब्लू या वॉयलेट कलर पिगमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि वो कलरफुल दिखता है। तो क्रोमोप्लास्ट के चलते फ्लावर पेटल कलरफुल नहीं होता है, इंस्टीड ऑफ इट इट इज़ कलरफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल सैप। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है भाई,
in it fat soluble pigments, fat soluble carotenoid pigment, carotenoid pigments, पिगमेंट्स। अब कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स कौन कौन से हो गए? लाइक आपके क्या हो गए? लाइक हम कह सकते हैं कैरोटीन हो गया, कैरोटीन, लाइक कैरोटीन। फिर क्या हो गया? ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स एक्सेट्रा। दिस गिव, अब अलग अलग कंसेंट्रेशन में रहेगा, ठीक है, अलग अलग कंसेंट्रेशन में रहेगा तो डिफरेंट कलर देगा, रेड, ऑरेंज, येलो हम कह सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके कलर प्रोवाइड करते हैं। दिस गिव्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर to the part of the plant, red color to the part of the plant, to the part of the plant। फाउंड इन, फाउंड इन पेरिकार्प, पेरिकार्प कहते हैं फ्रूट वॉल को, पेरिकार्प एंड petals, but color of petals, color of petals is mainly due to, mainly due to वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। देखो क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सॉल्युबल पिगमेंट रहता है एंड, नहीं, क्रोमोप्लास्ट के चलते येलो नहीं होते सेल्स, वहाँ लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, उसको क्लोरोसिस बोलते हैं। वहाँ क्लोरोफिल है पहले, फिर लॉस कर गया तो येलो हो गया। ड्यू टू वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स occur in cell sap। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंने बताया एंथोसाइनिन और एंथोक्लोर हो गया। यहाँ तक लिखी तो नहीं, सेल सैप थाइलाकॉइड को नहीं बोलते रौनक, सेल सैप बोलते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट के बाहर है ये, वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा है ना, इसको सेल सैप कहते हैं। तो वैक्यूल के अंदर मेनली जो लिक्विड है वो तो वाटर ही ना है, इसीलिए वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हो गए। हो गया, चलिए। फॉर एग्जाम्पल एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन हम लोग किसको कह रहे हैं? ब्लू
और ब्लू पिगमेंट है, ब्लू और वॉयलेट और रेड कलर पिगमेंट या रेड पिगमेंट। फिर क्या हो गया, एंथोक्लोर हो गया, एंथोक्लोर हो गया, ये येलो पिगमेंट हो गया, येलो पिगमेंट। हो गया। तो ये हमारा पहला जो था वो क्रोमोप्लास्ट था। दूसरे की हम बात कर रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, कंटेन क्लोरोफिल, कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स सब में प्रेजेंट होता है एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स हम लोग जब फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कैरोटीनॉइड्स का क्या फंक्शन होता है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जाहिर सी बात है ग्रीन होगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। लास्ट जो है हमारा वो क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का नाम ल्यूकोप्लास्ट इसलिए पड़ा क्योंकि वो क्या है, वाइट कलर्ड प्लास्टिड है, वाइट कलर्ड प्लास्टिड है। वाइट क्यों है भाई, क्योंकि नो पिगमेंट इज प्रेजेंट, नो पिगमेंट इज प्रेजेंट, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम अगर पिगमेंट नहीं है तो क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पे 3 तरह का ल्यूकोप्लास्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक जो होता है उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च स्टोर करता है। दूसरा जो होता है उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं जो कि प्रोटीन स्टोर करता है, प्रोटीन, ठीक है। तीसरा जो है वो इलायोप्लास्ट होता है, इलायोप्लास्ट जो कि हम कह सकते हैं ऑयल्स को स्टोर करता है, ऑयल्स या फैट। तो 3 तरह का हमको दिख भी रहा है यहाँ पे। एक क्या हो गया, एमाइलोप्लास्ट हो गया, एल्यूरोप्लास्ट हो गया एंड इलायोप्लास्ट हो गया। दिस टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड इट स्टोर्स एक्चुअली, ठीक है। कौन सा फूड टाइप को स्टोर कर रहा है वही डिसाइड करता है कि कैसा वो प्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट होगा। देखिए तो यहाँ तक तो देखिए ये हम लोगों ने प्लास्टिड के तीनों टाइप को देख लिया। जितने भी प्लास्टिड है मैंने जैसे बताया कि जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो प्रोप्लास्टिड से ही जनरेट करते हैं, क्योंकि एक नॉन लैमिलर मतलब कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर कोई उसके थाइलाकॉइड्स वगैरह नहीं बना है। एंड जितने भी प्लास्टिड क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है, एक ही जगह से ओरिजिन है, तो आपस में एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल
लेकिन क्रोमो क्लोरो कभी नहीं बनेगा। लिखिए तो यहाँ तक। हो गया। चलिए 2 पॉइंट है, खाली लिख लेते हैं, स्टार मार्क करके लिखेंगे हम लोग। ऑल टाइप्स ऑफ plastids all types of plastids have common origin have common origin from proplastids. Proplastids have common origin from proplastids, sac-like, non-lamellar, non-lamellar structure. Sac-like, non-lamellar structure. हम कह सकते हैं डिफरेंट types of plastids different types of plastids may transform from one form to another because genetic material is similar। यहीं पे एक पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि बट chromoplast never transforms into chloroplasts। ये चीज हमको देखने को मिलता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्रोमो क्लोरो नहीं बन पाता है। तो इसी के साथ हम लोगों का एक ब्रीफ इंट्रो खत्म हो गया प्लास्टिड का। लेक्चर्स जो है लगभग हम कह सकते हैं अगले वीक में ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें टाइम लगेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कहूँ तो इस चैप्टर का कराएंगे, चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, कहूँ जरूर करवाएंगे। रेफरेंस बुक के लिए कोई भी ले लीजिए, दिनेश का ले लीजिए बुक, कोई दिक्कत नहीं है। एटीपी और एटीपी सिंथेज एक ही चीज है, एटीपीज और एटीपी सिंथेज कोई डिफरेंस नहीं है। हो गया, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं।
चलिए तो एंड कर रहे हैं। हाँ ट्रूमेंस भी ले सकते हो, बिल्कुल ट्रूमेंस तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा मत पढ़ना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।